हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे इससे पिछले चैप्टर में कि किस तरह से इस्लामिक स्टेट राइज हुआ, कैसे मोहम्मद साहब पैगंबर साहब आए, उन्होंने एक इस्लामिक कैपिटल को बनाया। देखिए बच्चों, सबसे खास कारण था इसको बनाने का कि उस टाइम की जो पावर थी, पावर में बैठे हुए लोग थे, उस टाइम की जो सत्ता थी वो आम लोगों की, कॉमन लोगों की सुन नहीं रहे थे। क्यों नहीं सुन रहे थे? क्योंकि उस टाइम में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। तो लोगों के सुरक्षा को, उनके कुछ वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद साहब, जो कि एक कबीले से थे, कबीला एक एथिक ग्रुप उससे थे, कुरैश कबीला था, वहां से उठे और मक्का जो कि आज के अरब में सिचुएटेड है, वहां पर उन्होंने इस्लाम को फाउंड किया। ठीक है, लेकिन जब उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए तो उनके सामने के लोग जो उस टाइम में पावर में थे, उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, तो उन्होंने मोहम्मद साहब को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके लिए मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़कर मदीना में जाने का फैसला किया। लेकिन क्या ये यहीं पर रुक गया? बिल्कुल भी नहीं। मदीना में जाकर उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को फिर से फैलाया और एक बात पर ध्यान दिया कि अगर किसी को अपने जैसा बनाना है या लोगों में और अपने बीच कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है तो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करना होगा, और इसका एक ही तरीका है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। देखिए, शुरुआत में इस्लाम कोई रिलीजन नहीं था, ठीक है ना, कोई पंथ नहीं था, कोई कम्युनिटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि बदलाव चाहते थे, जो कि रिलीजन रिलीजन और पावर जो उस टाइम तक इंटरवाइंड थी उसमें बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि हर कॉमन पीपल का भला हो, पब्लिक वेलफेयर के काम हो। लेकिन 632 एडी इस टाइम में मोहम्मद साहब पास आउट हो गए, यानी कि उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल एक अरबी वर्ड है। उनके इंतकाल होने के बाद उनकी जो इतनी बड़ी बनाई हुई पावर स्ट्रक्चर थी, अब उसका सक्सीडर कौन होगा, इसको लेकर बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अभी कौन बनेगा। लेकिन जो उन्हीं के परिवार के कुछ लोग थे, जो उनके डिसेंडेंट थे, उन्होंने फैसला किया कि वो बनेंगे, और वो बनकर मोहम्मद साहब की तो जगह नहीं ले सकते, लेकिन उन्हीं के जैसी एक हाई पोस्ट बनाएंगे, उसको उसका फॉर्मेशन करेंगे, और उस पोस्ट को कहा गया कैलिफेट। कैलिफेट जिसको अपने हिंदी में कहते हैं खलीफा। अब अपने बात करेंगे कि खैलीफेट्स के बारे में कैसे आए, किस तरह से उन्होंने अपने पूरी पावर को एक्सपेंड किया, किस तरह से हमने उस दौर में कुछ सिविल वॉर्स देखी, क्योंकि दो लोग खलीफा बनना चाहते हैं तो साधारण सी बात है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, है ना। ये देखने में को मिले। और उसके बाद किस तरह से इस्लाम एक रिलीजन बन गया, किस तरह से इस्लाम और मुस्लिम पहले अलग अलग थे और उसके बाद इस्लाम और मुस्लिम एक ही चीज हो गए। हर चीज के बारे में जानेंगे तो देखते हैं आज के चैप्टर में द कैलिफेट्स। ओके, इसमें क्या कुछ है? सबसे पहले इनका एक्सपेंशन, फिर इनकी सिविल वॉर, और सिविल वॉर के बिल्कुल लास्ट में है सेक्ट फॉर्मेशन। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, मोहम्मद साहब अब आ चुके थे मक्का को छोड़कर मदीना में। मदीना में आए, 632 में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद कुछ खलीफा जो अपने आप को इस्लाम की हाईएस्ट पावर के रूप में देखना चाहते थे, उन्होंने इस्लाम की इस सत्ता को, इस पावर को लेना शुरू कर दिया। कुछ छोटे छोटे कबीला जिसे अपने एथिक ग्रुप कहते हैं वो थे, उनको इंटीग्रेटेड करना, उनका यूनिफिकेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ रुकावटें आई, जैसे उस टाइम के रोमन और ईरानी एम्पायर्स। देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि कोई हमारे ऐसी तैसी करके हमारे ही स्टेट को छीन कर अपना एक नया स्टेट बना ले, और वो भी कुछ नए लोग। लेकिन
नई आइडियोलॉजी थी इस्लाम, लोगों में थोड़ा दम था, ठीक है ना, नया नया खून खौल रहा था। इसके लिए उनके पास ये एक एडवांटेज थी कि वो किसी पर भी अगर हमला करें तो वो खुद इंटीग्रेटेड होंगे, लेकिन सामने वाला जैसे रोमन एम्पायर या कोई और एम्पायर जो पुराने हो चुके थे अब तक, उनको खत्म करना कुछ आसान होगा। तो देखिए, रोमन एम्पायर जिसको उस टाइम तक अब बेंजेटाइन एम्पायर कहा जाने लगा था, अपनी पीक पर था, लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी कि रोमन एम्पायर बहुत बड़ी टेरिटरी में फैला हुआ था। अब इतनी बड़ी टेरिटरी, इसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी चाहिए। आर्मी कभी इधर गई है कभी उधर। अब ये तो था नहीं कि मिग 21 है, लैंड किया, फ्लाई टेक ऑफ किया और पहुंच गया। फोर्स है, इन्फेंट्री है, हॉर्स राइडर्स है, जाने में टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। तो इतने में जो अरब्स थे वो इंटीग्रेटेड थे, वो आए, एक जगह उन्होंने अटैक कर दिया, अटैक करके वहां पर उन्होंने सब कुछ जीत लिया, ठीक है। अब एक और समस्या, रेवेन्यू। जो अरब्स थे उनको रेवेन्यू कैसे मिलता था? सबसे पहला जो रेवेन्यू, जो उनके पैसे, जो उनके कमाई का जरिया था, वो था जक़ात। ज़कात कहते हैं बेसिकली एक चैरिटी को। चैरिटी, जो उस टाइम के इस्लामिक लोग थे, जो उस आइडियोलॉजी को, जो सो कॉल्ड इस्लाम थी, उसको फॉलो करते थे, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको कुछ कमाई करवाने के लिए कुछ ना कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करते थे, चैरिटी करते थे, इससे कहा गया ज़कात, ठीक है। दूसरा सोर्स, दूसरा सोर्स था ट्रेड। अब ट्रेड भी नई नई आइडियोलॉजी आई है, ये तो खुद ट्रेड करेंगे नहीं। तो देखिए, रोमन एम्पायर का सेंट्रल एशिया से, इंडिया की तरफ से कुछ ट्रेड होता था। बीच में आ गए अरब। अब बीच में अरब हैं, वो तो मजे लेंगे ही, ठीक है ना, टैक्स लेते थे। लेकिन इस टैक्स से उनका काम नहीं चल रहा था, क्यों? खर्चे ज्यादा हैं, नई नई आर्मी है, बड़े शौक हैं। तो इन्होंने क्या किया कि लूट मार करना शुरू कर दिया। कभी जो अपने आपको पहले बताया था नखलिस्तान, नखलिस्तान क्या थे? कुछ ग्रास लैंड, ठीक है ना, वहां पर जाते, ट्रेडर्स पर अटैक करते, उनका जो सामान होता वो लूट लाट के आ जाते। इस तरह के काम करने लगे। इससे थोड़ा सा माहौल खराब हो गया। लेकिन वो चार खलीफा, उन्होंने किस तरह से एक पूरे सीक्वेंस से काम किया, उसके बारे में अपने देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, खलीफा किसे बनाया जाए? तो खलीफा ऐसा बंदा होगा जो मोहम्मद साहब थे, हजरत मोहम्मद साहब, उन्हीं का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, उनके परिवार से। उसमें एक आया अमीर उल मोमिन, ठीक है, अमीर उल मोमिन। वो जो मोमिन को ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ लिखने के इसके और भी तरीके हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं अपने। तो उसका सबसे खास काम था, वो दो थे। सबसे पहले जो जो कबीला थे उन पर कंट्रोल रखना, क्योंकि कोई भी कबीला कभी भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंट हो गया, उनकी इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी, रिसोर्स कम हो जाएंगे, तो उनकी एग्जिस्टेंस पर दिक्कत आ जाएगी। तो जो खलीफा थे उनका काम था कि पूरे के पूरे एम्पायर को यूनिफाई रखना, उनको इंटीग्रेटेड रखना, यानी कि जो कबीलाज है उन पर कंट्रोल। और जो दूसरा इनका काम था, पूरे एम्पायर के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करना, ठीक है ना, यानी कि दूसरा काम था कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ओके बच्चों, अब 632 जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ, उससे लेकर 661, इस टाइम ऑफ पीरियड में 4 खलीफास हुए, ठीक है ना, 4 कैलिफेट्स हुए तो आगे भी बहुत थे, लेकिन जिन्होंने इस इस्लामिक एम्पायर को इतना एक्सपेंड किया, जिनके कारण आज हम इस्लामिक एम्पायर को देखते हैं, वो इन्हीं की बदौलत हुआ है। तो 632 से लेकर 661 तक 4 कैलिफेट्स हुए। देखिए, दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स किंग हुए हैं, वो हमेशा खलीफा या कैलिफेट को अपने ऊपर मानते थे। हमेशा मानते थे कि मुस्लिम्स में एक हाई पावर है, वो है कैलिफेट्स। कभी भी वो खुद को राजा नहीं मानते थे, उसके सब ऑर्डर में ही वो सब काम किया करते थे। तो अपने बात करेंगे खलीफा की। सबसे पहले खलीफा हुआ था अबू बकर, जो फर्स्ट खलीफा था वो था अबू बकर।
अब जो अबू बकर ने क्या किया, अबू बकर ने जो कबीला थे उनको इंटीग्रेटेड करना शुरू किया, उनमें खून भरा, भाई अपने एक जैसे हैं, अलग नहीं रहना, मान गए, ठीक है ना। धीरे धीरे एक साथ होने लगे। उसने कुछ ज्यादा अटैक किसी पर नहीं किया, हाँ, लेकिन अपने लोगों को एक साथ लाने की कोशिश जरूर की। अबू बकर के बाद जो दूसरा खलीफा था वो था उमर, सेकंड वाज उमर। ये थोड़ा सा टेढ़ा था, इसने कुछ अटैक, कुछ इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए। शुरुआत में इन्होंने कुछ आसपास के एरियाज को जीता, उसके बाद इन्होंने ईरान पर अटैक किया। ईरान के बाद ये एशिया के कुछ पार्ट्स में गए और रोमन एम्पायर, जिसको तब तक पेंजोइक एम्पायर के नाम से जानते थे, उस पर भी अटैक किया और इन्होंने कुछ ना कुछ कामयाबी भी हासिल की। इसके बाद जो थर्ड था वो था उस्मान। ये भी टेढ़ा बंदा थोड़ा सा, ये उनसे भी टेढ़ा। तो इन्होंने बांजाइटिक एम्पायर था उसको हरा दिया। बांजाइटिक एम्पायर वही एम्पायर जिसको इससे पहले रोमन एम्पायर के नाम से जानते थे, आप अच्छी तरह जानते हैं। वो अपनी प्रोस्पेरिटी में अब पीक पर पहुंच चुका था, लेकिन पीक पर कोई गया तो वो नीचे भी आएगा, तो वो नीचे लाने का काम किया इन इस्लामिक स्टेट्स ने, इन खलीफाओं, इन खलीफेट्स ने, ठीक है। और इसके बाद जो फोर्थ खलीफा था वो था अली। ओके बच्चों, लेकिन खास बात, अभी तक जो इस्लाम है वो किसी रिलीजन में नहीं है, ये कुछ और रिलीजन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन कौन से? एक तो जीव, ठीक है ना, जैडुइज्म। दूसरा, उस टाइम का ईरान का एक पुराना रिलीजन था, उसका नाम था जरतुश्त। ईरान का रिलीजन था पुराना, का नाम था जरतुश्त। कुछ जे से भी लिखते थे, कुछ जेड से भी लिखते थे, दोनों ही ठीक है। और इसके अलावा एक रोमन एम्पायर था, उसके भी कुछ रिलीजन्स थे, एथिक रिलीजन्स थे, उनको भी ये प्रोटेक्ट कर रहा था। यानी कि लगभग लगभग एक सेक्युलर देश की तरह, एक सेक्युलर स्टेट की तरह ये बिहेव कर रहा था। लेकिन ज्यादा टाइम तक इनका ऐसा नहीं होता, हालांकि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है इस टाइम तक, ठीक है। इसके बाद क्या थे? 3 वॉर्स हुई, ठीक है ना, 3 वॉर्स या 3 मिशंस हुए लगातार, जो कि सक्सेसफुल भी कहे जा सकेंगे। 3 मिशन। अभी मिशन शुरू हुए थे 637 से लेकर 42 तक, 637 से 642। अब हुआ क्या? थर्ड कैलिफेट्स, थोड़े से उसने कांड करने थे, तो उसने अटैक किया सीरिया, इराक, ईरान, सेंट्रल एशिया के कुछ रीजन और इजिप्ट, ठीक है ना, इन सभी को उसने कॉन्कर कर लिया। तो लिख लीजिए, सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट, ठीक है ना, इनको कॉन्कर कर लिया। आज भी इन एरिया में मुस्लिम या इस्लाम रूल करते हैं, ठीक है ना। देखिए इजिप्ट जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट में था, यानी कि एशिया से अलग था, उस पर भी इन्होंने अटैक करके उसको कॉन्कर कर लिया। पानी पी लो बच्चों। तो देखिए मोहम्मद साहब के इंतकाल के 10 ईयर्स में इन्होंने काफी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया था, और इसके साथ साथ नाइल रिवर और ऑक्सस रिवर, इनकी जो टेरिटरी थी, यहां तक अपने एम्पायर को इन्होंने एक्सपेंड कर लिया था। यानी कि बहुत ही ज्यादा इन्होंने प्रोस्पेरिटी हासिल कर ली और अपने एम्पायर को काफी बड़े रीजन में एक्सपेंड करने में ये कामयाब रहे थे। अब देखिए कि कुछ पोस्ट, जैसे स्टेट है, स्टेट में जैसे पहले होता था गवर्नर, स्टेट में था पहले गवर्नर, तो इन्होंने उसका नाम बदल दिया और उसको नाम दे दिया अमीर। नाम बदलने वाला झंझट बड़ा है। दूसरे जिनके छोटे छोटे कबीलास थे, ठीक है ना, जिनके पहले जो चीफ थे वो कौन होते थे? वहां के शेख, ठीक है ना। तो उसी तरह कुछ जो कबीलास थे, उनके जो चीफ थे, उनका नाम बदलकर इन्होंने रख दिया अशरफ। वो था ना फिल्म में गदर में अशरफ अली, उसी तरह अशरफ, ये इनका अशरफ नाम था। और उसके अलावा देखिए
स्टेट को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को चलाने के लिए सबसे जरूरी है पैसे, धन, माया। मोह माया के बिना क्या संभव है। तो जब इनका रेवेन्यू था, जो इनका ट्रेजरी था, उसको, यानी कि ट्रेजरी जहां पर ये पैसे रखते हैं, जैसे अपनी ना, कभी आप जाओगे अपने जो तहसीलदार का ऑफिस है, इसके पास एक ट्रेजरी होती है जिसमें पूरी की पूरी तहसील के जो लोग हैं उनकी सैलरी वगैरह, उनके खर्चे, उनका हिसाब किताब रखते हैं, है ना, या सब ट्रेजरी होती है। तो इसी तरह से जो उस टाइम की ट्रेजरी थी जहां पर सारे पैसे रखते थे, उनका नाम था बत उल माल, यानी कि राजकोष था, उनका नाम था बत उल माल। ठीक है बच्चों, बतुल माल, माल मतलब आपको मालूम ही है माल। ओके, तो इस तरह से कुछ इनका काम धाम चल रहा था। जो खलीफा कैलिफेट्स थे, इनके कुछ सोल्जर्स भर्ती होते थे, ठीक है ना, वो आमतौर पर एक ही कम्युनिटी से होते थे और उसका नाम था बुद्दुइन। ठीक है ना, जो सोल्जर्स थे वो थे बुद्दुइन। ओके बच्चों, इस तरह से बुद्दुइन इनका नाम था। और देखिए, अरब एरिया था, काफी चैलेंजिंग एरिया है, क्योंकि वहां पर है डेजर्ट, डेजर्ट पर पानी भी नहीं है, रोड्स भी नहीं है, दूर दूर तक डेजर्ट फैला है, तो इधर से उधर जाना भी मुश्किल है। तो बीच में कभी कभी इनको कैंपिंग भी करनी पड़ती होगी, या कैंप्स बनाकर ये रहते होंगे। और इन कैंप्स जो थे, डेजर्ट के कैंप्स, इनको कहते थे कुफा या बसरा, यानी कि जो इनके डेजर्ट कैंप्स थे उन्होंने कहते थे कुफा या बसरा, कुफा और बुसरा। ओके बच्चों, इस तरह से सारा इनका काम चल रहा था। अब रेवेन्यू चलाना है, रेवेन्यू चलाने के लिए कुछ टैक्स की जरूरत पड़ेगी। टैक्स ये सभी से एक जैसा नहीं लेते थे। कैसे? नॉन मुस्लिम से ये टैक्स कुछ और रहते थे और मुस्लिम से कुछ और टैक्स लेते थे। जैसे जो नॉन मुस्लिम थे उनसे एक टैक्स लेते थे जिनका नाम था जजिया। ये जजिया टैक्स है ना, ये इंडिया में भी लिया जाता था। तो जो नॉन मुस्लिम का टैक्स था वो था जजिया और खराज, जजिया और खराज। ओके बच्चों, और इसके अलावा इनके जो सोल्जर्स थे उनको क्या करते थे, देखिए सोल्जर्स को अगर कुछ रिसोर्स, कुछ मनी या कुछ सैलरी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं चलाएंगे। अब आमतौर पर यह था कि अब किसी पर अटैक करेंगे तो वहां से लूट लाट कर जो मिलता वो बांट लेते। लेकिन कई बार लड़ाई ना हो या लूट में कुछ ना मिलो या लड़ाई हार जाए, फिर क्या करेंगे वो, खत्म? ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सैलरी मिलती थी, उस सैलरी को कहते थे अता, अत्ता। ठीक है बच्चों, इस तरह से इनका काम चल रहा था। और सबसे खास बात, ये एक लगभग सेक्युलर स्टेट की तरह से। कैसे? ये नहीं था कि अगर ये खुद इस्लाम है तो दूसरों को दुखी करेंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। जीसस या जेडुइज, ज्यू और क्रिश्चियन, ये एक प्रोटेक्टिव श्रेणी में, एक प्रोटेक्टिव लेयर में आते थे। ठीक है ना, इनको प्रोटेक्शन दिया गया था और उसको कहते थे दिमिस प्रोटेक्शन ऑफ टू ज्यू एंड क्रिश्चियंस। ओके, इनका यह काम था दिमिस का। ओके बच्चों, इसके बाद उस्मान कुरैशी, कुरैशी उसी कबीले से जिससे मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब जो कि पैगंबर थे, जो कि एक मैसेंजर थे अल्लाह के, वो भी इसी कबीले से ताल्लुकात, रिलेशन रखते थे, उसी कबीले से आए थे वो। और उन्होंने अपने उस्मान कुरैशी से जो कैलिफेट थे, थर्ड कैलिफेट, उन्होंने क्या किया, कुछ सोल्जर्स की भर्ती शुरू की, यहाँ कुछ लोगों की भर्ती शुरू की, उनको अपनी फोर्स में लाना शुरू किया, और सिर्फ अपने कबीले से।
या अपने जैसे लोगों से, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करेंगे अली। अली कौन था? अली था फोर्थ कैलिफेट। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या कहानी थी इसकी। तो देखिए, अली था जो, वो भी थोड़ा सा अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता था। वो चाहता था कि भाई हमारी दादागिरी चले, लेकिन दादागिरी किसी की ज्यादा टाइम चलती नहीं है। हालांकि कोशिश तो हर किसी की होती है कि दादागिरी चलाए। तो अली, अब देखो भी, जैसे जैसे देखा कि जो अरब है वो प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, इनका खलीफा है, कैलिफेट्स है, वो प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हर किसी का मन मचलेगा कि भाई ये जो पावर है हमारे पास आए। तो 656 में ये बना और 660 तक ये बंदा खलीफा रहा। तो क्या हुआ कि इसने एक कुफा की फॉर्मेशन की। कुफा इसकी कैपिटल। ओके बच्चों, और इसने क्या किया, 667 में एक वॉर लड़ी। वॉर क्या थी? वॉर में एक तरफ तो ये खुद था और दूसरी तरफ थी आयशा। आयशा कौन? आयशा हजरत मोहम्मद साहब की वाइफ, जो अभी तक जिंदा थी। एक तरफ आयशा, दूसरी तरफ ये, एक तरफ मोहम्मद साहब की वाइफ, एक तरफ एक कैलिफेट। अब कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, कैलिफेट के पास आर्मी ज्यादा स्ट्रांग थी, ज्यादा बड़ी थी, वो जीत गया। लेकिन उसके बाद थोड़ा उसको घमंड हो गया, उसको कहा कि आयशा को हरा दिया, अब आगे होते चलेंगे। पहले तो नंबर आया आयशा का। आयशा का नंबर आया 657 में। फिर ये चला गया सीरिया की तरफ, ठीक है। सीरिया की तरफ गया, वहां पर एक था मुआविया। मुआविया पर अटैक किया, लेकिन मुआविया के सामने इसकी दाल गली नहीं, हार गया भाई साहब ये। मुआविया जीत गया, ये हार गया, वापस आ गया। हार गया तो भाई उसको एक ट्रीटी, थोड़ा सा दुखी हुआ वो, लेकिन इससे उसको टिकाव नहीं आया। उसने अब इसके बाद एक सेकेंड वॉर और की। सेकेंड वॉर किसके साथ की? वो की थी इसने जो नॉर्थ मेसोपोटामिया था। नॉर्थ मेसोपोटामिया के साथ इसने लड़ाई की। सिफिन नाम की एक जगह थी, एक स्टेट था, वहां पर इसने ये सारा पंगा लिया। और इसके बाद इसने वहां पर एक ट्रीटी साइन की। ट्रीटी साइन क्यों की? क्योंकि इतनी दूर रूल करना मुश्किल है, अरब से दूर है, MiG-21 इनके पास है नहीं, ना ही राफेल है, ना ही कुछ और है इनके पास। तो इनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। और उसके बाद जो लोग थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक तो थे वफादार। वफादार एक शब्द है जिसका मतलब है जो कि हमारे लिए डिपेंडेंट, हमारे लिए समर्पित हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है ना। और दूसरा थे खिरजी। ये जो खिरजी थे ना, ये खार खाते थे इससे, भाई ये क्यों फन्ने खा बड़े बैठे। तो इन्होंने क्या किया कि मर्डर कर दिया, किसका? अली का। खलीफा इन्होंने रगड़ दिया भाई, लो जी, ठीक है ना, मर्डर कर दिया। लेकिन कुछ सियाने मैने लोग थे, अपने अपने आप को जो मानते थे, उन्होंने एक चीज डिसाइड की कि आज के बाद जो भी सक्सीडर बनेगा कैलिफेट का, वो इन्हीं की डायनेस्टी से होगा, अली की, हुसैन की डायनेस्टी से होगा। इस बात को लेकर सभी सहमत हो गए, हुसैन की डायनेस्टी से। लेकिन भाई वही सीरिया वाला बंदा, सीरिया का गवर्नर, उसको इतना टिकाव था नहीं, मुआविया था उसका नाम। उसने 661 पर अटैक किया, बाटी मार दी अली वालों की, ठीक है ना, अली के जो वंशज थे, उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनकी, ठीक है ना। और उसके बाद वो खुद बन गया खलीफा। अप्रोक्सीमेट ये बात है 661 की। तो अब मुआविया बन चुका है खलीफा। अब ये खलीफा बनकर नाचने लगा। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि उमैयद वंश, इसको इसकी फॉर्मेशन की उमैयद डायनेस्टी की। अप्रोक्सीमेट ये 90s ईयर्स तक चला, ठीक है ना, उमैयद डायनेस्टी।
ओके बच्चों, अब इसने क्या किया कि लोगों को इंटीग्रेटेड किया, उनको कहा कि भैया सब लोग हम एक ही जैसे तो हैं। लोगों ने मान लिया, ठीक है ना, अच्छी तरह से इसने रूल करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अब्बासी आए, इसको हराया, इनको डिफीट किया और अब्बासी डायनेस्टी अप्रोक्सीमेट 2 सेंचुरी तक रूल करती रही इस अरब एरिया में, ठीक है ना। अब अपने बात करेंगे उमैयद है जो, उनकी पॉलिटी के बारे में, उनके सेंट्रलाइजेशन के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपने पूरी टेरिटरी को एक्सपेंड किया, इन सभी चीजों के बारे में, यानी कि द उमैयद एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी, द उमैयद एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। ओके बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्या हुआ कि उमैयद जो थे कैलिफेट्स वो बन गए थे, और जो मुआविया था उसने अपनी जो कैपिटल थी उसको बनाया था, जो सीरिया की अब कैपिटल है यानी कि दमस्कस, उसको अपनी कैपिटल बनाया उमैयद कैलिफेट ने। ठीक है बच्चों, उमैयद कैलिफेट ने जो सीरिया को की आज की कैपिटल है उसको अपनी कैपिटल बनाया, दमस्कस उसका नाम है। लेकिन आज वो बहुत ही अशांत एरिया है, एक वायलेंट एरिया है। वहां के लोग, वहां के कॉमन पीपल, वहां के इनहेबिटेंट उसे छोड़कर कहीं और माइग्रेट कर चुके हैं, कई और देशों में, कोई यूरोप के देश, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, इन जगह में वो माइग्रेट कर चुके हैं। जो मुआविया था उस टाइम में वो खलीफा बन चुका था, जो इससे पहले सीरिया का गवर्नर था, अपनी जगह पर उन्होंने बनाया, ठीक है ना। इसमें जब वो गवर्नर बना तो उन्हीं का एक पड़ोसी, कौन सा, बेंजेनाइट एम्पायर, उन्होंने मान लिया कि जब जो खलीफा का आगे खलीफा बनेगा वो इस खलीफा का डिजेंडेंट्स ही होंगे, इसी के वंशज ही होंगे, इसी के बालक बालिकाएं ही होंगे। तो ये सब जो था रोमन एम्पायर ने अब मान लिया था। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि उमैयद और जो अब्बासी था उसमें थोड़ा सा संघर्ष हुआ था। उमैयद का जो टाइम पीरियड था वो था 90 ईयर्स। वो जो अब्बासी थे उनका टाइम था 200 या 2 सेंचुरी। ओके बच्चों, अब एक खास बात यह है बच्चों की आगे जाकर उमैयद और अब्बास इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो गई। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये मोहम्मद साहब की पुरानी आइडियोलॉजी पर डिपेंड है, कुछ कहते हैं ये आइडियोलॉजी ये थी, यानी कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आगे जाकर ये 2 ब्रांचेस में बदल गया, शिया और सुन्नी। आज भी शिया और सुन्नी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तब से शुरू हुए थे, ठीक है ना। लेकिन जो इन्होंने एक स्टेट बनाया था ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर नहीं था, यानी कि इस्लाम पर इनकी जो डिपेंडेंट थी वो बहुत कम थी, डिपेंडेंट नहीं थी। ओके बच्चों, तो इन्होंने एक बिल्कुल सेक्युलर रूप में अपने एक स्टेट को बनाया था, और अपने कैसे कह सकते हैं कि एक तरह से सेक्युलर था। हालांकि सेक्युलर कहना तो गलत होगा क्योंकि ये कुछ डेमोक्रेटिक तरह की चीज है, लेकिन अगर अपने कहें कि जो उस टाइम के इनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, जो इनको एडवाइस देने वाले थे, जो इनको राह दिखाने वाले थे, वो थे क्रिश्चियन, ठीक है। और इसके अलावा जो इनके क्लर्क्स थे या जो इनके बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो थे जरतुश। जरतुश कौन थे? जरतुश थी एक कम्युनिटी या एक रिलीजन जो कि ईरान में बहुत सालों से रह रहे थे। उसके अलावा इस पूरे एम्पायर को इस्लाम ने एक्सेप्ट कर लिया था, यानी उसको इसने वैलिडेशन दे दी थी कि ये ठीक है भाई,
सही चल रहे हैं, इस्लाम के अकॉर्डिंग ही हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं जमी और उन्होंने इसके बाद रिवोल्ट कर दिया था। अब रिवोल्ट का तो एक बहाना था, ना जमने का एक बहाना था, उन्होंने खुद पावर अपने हाथ में लेनी थी। तो इसके बाद अपने बात करेंगे अब्द उल मलिक की। अब्द उल मलिक ये क्या बला हुआ भी? अब्द उल मलिक इन्होंने क्या कि नई तरह के कॉइन चलाए थे, ठीक है ना, इस्लाम और अरेबिक पहचान को इसकी रिकॉग्नाइज इसको दिलवाई, ठीक है ना, क्योंकि अरब से ही इस्लाम आए थे, इस्लाम अरेबिक रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है बच्चों, लाइट चलेगी। हाँ, तो इन्होंने कुछ अरेबिक पॉइंट्स लाए थे। अरेबिक पॉइंट्स क्या थे? जो उस टाइम के ट्रेडिशनल रोमन पॉइंट्स थे उससे थोड़े से अलग थे और उससे थोड़े से बेटर थे। इन्होंने दिनारिस और द्राक्मा, दिनारिस और द्राक्मा इस नाम से दो कॉइन चलाए, दिनारिस एंड द्राक्मा। इन पर जो इमेजेस थी या जो इन पर लिखवाया गया था वो पहले वाले से अच्छा था। और इन्होंने स्लीप और फायर के भी दो पॉइंट चलाए, ठीक है ना। इन पॉइंट्स पर कुछ आर्टिकल्स लिखे होते थे जो आमतौर पर ग्रीक और पहलवी लैंग्वेज में थे। पहलवी लैंग्वेज जो थी वो ईरान की एक लैंग्वेज थी, ठीक है ना। और ये सारा जो रिकॉर्ड है ये है जेरूसलम के डोम में। जेरूसलम जो कि आज के इजराइल में है, इजराइल में है नहीं है, इस पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। यूएनओ इजराइल की कैपिटल तेल अवीव को मानता है, लेकिन इजराइल खुद अपनी कैपिटल मानता है जेरूसलम को। जेरूसलम है जो इस्लाम, ज्यूज और क्रिश्चियंस का एक होली प्लेस है, ठीक है बच्चों। इस तरह से अपना ये लेक्चर पूरा हुआ। अगले लेक्चर में अपने जानेंगे कि किस तरह से एक अलग पैलेस्टाइन देश बना, किस तरह से पैलेस्टाइन इजराइल इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, क्या कारण है कि जो मिडिल ईस्ट है वो इतना अशांत है, इतना नॉन वायलेंट है, क्या कुछ हुआ, किस तरह से जो इस्लाम था वो अब दो ब्रांचेस में बन चुका है जो शिया और सुन्नी नाम से है, इतना इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, इतना पंगा चल रहा है इनमें। सभी चीजों के बारे में अपने देखेंगे। अब देखेंगे किस तरह से एक अब्बासी नई डायनेस्टी आई थी और उन्होंने रूल किया। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से बुक में से पढ़ लीजिए। थैंक यू।